कभी सोचा है कि एक इतना बड़ा, इतनी विविधताओं से भरा देश आखिरकार एक आवाज में बोलना कैसे सीखता है? आज हम इसी की कहानी जानेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्म की कहानी। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा सा समय में पीछे चलना होगा, उस दौर में जब भारत की आवाज एक सुर में नहीं बल्कि कई बिखरी हुई फुसफुसाहटों में सुनाई देती थी। देखिए, 19वीं सदी की शुरुआत में राजनीतिक चेतना की एक हल्की सी हलचल तो शुरू हो गई थी, पर यह कोई पूरे देश में उठने वाली लहर नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये तो बस छोटे छोटे कुछ खास लोगों के समूहों तक ही सीमित थी, जो अपने इलाकाई मुद्दों की बात करते थे। जरा सोचिए, जमींदारों के कुछ समूह हैं जो अपनी जमीन के अधिकारों की बात कर रहे हैं, या व्यापारी हैं जो बेहतर व्यापार के नियमों के लिए अर्जी दे रहे हैं। ये मुद्दे जरूरी थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों के हित की बात थी, पूरे देश की नहीं। और उनकी आवाज वो बहुत धीमी थी, जो अक्सर अनसुनी ही रह जाती थी। लेकिन फिर 19वीं सदी के बीच आते आते तस्वीर बदलने लगी। एक नई ताकत उभर रही थी। ये थे पश्चिमी शिक्षा पाए हुए नए मध्यवर्गीय लोग, और ये लोग मौजूदा हालात से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। अब यहाँ जो हम देख रहे हैं वो एक बहुत बड़ा बदलाव है। ये आंदोलन सिर्फ जमींदारों के हितों की रक्षा से आगे बढ़कर सरकार और आम लोगों के बीच एक पुल बनाने की कोशिश तक पहुंच गया। ये एक ज्यादा बड़ा और सबको साथ लेकर चलने वाले नजरिए का साफ संकेत। ये बदलाव बहुत गहरा था। मतलब, ताकत का जो केंद्र था वो महलों और हवेलियों से निकलकर वकीलों, पत्रकारों और शिक्षकों के दफ्तरों में आ रहा था। ये एक ऐसी नई पीढ़ी थी जो सिर्फ अर्जियां देने से कहीं ज्यादा कुछ करने को तैयार थी। और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है, इंडियन एसोसिएशन के साथ, जिसकी स्थापना सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस जैसे दूरदर्शी नेताओं ने की थी। जानते हैं इसे क्या चीज अलग बनाती थी? इसका बड़ा और साहसी मकसद। पहली बार ये एक सोची समझी कोशिश थी एक ऐसा संगठन बनाने की जो इलाकाई सरहदों को लांघकर पूरे भारत के लोगों को एक साथ लाए। ये एक बहुत ही अहम मोड़ था। सोचिए, पहली बार कोई संगठन सक्रिय रूप से पूरे भारत का एक आंदोलन खड़ा कर रहा था। और तो और 1883 में उन्होंने अपना एक राष्ट्रीय सम्मेलन भी आयोजित किया। ये आने वाले तूफान की पहली आहट थी। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे अंग्रेजों की ही कुछ नीतियों ने एकता की इस बढ़ती हुई चाहत को एक मजबूरी में बदल दिया। वायसराय लॉर्ड लिटन का कार्यकाल एक टर्निंग पॉइंट था। उनकी नीतियां सिर्फ लोगों को नापसंद नहीं थीं, बल्कि उन्हें भारतीय सम्मान और आज़ादी पर एक सोचा समझा हमला माना गया, जिसने पूरे देश में गुस्से की आग भड़का दी। प्रेस का गला घोटना, भारतीयों से हथियार छीनना और सिविल सेवा में घुसना लगभग नामुमकिन बना देना। ये सिर्फ प्रशासनिक फैसले नहीं थे, इन्हें नस्ल के आधार पर किया गया अपमान महसूस किया गया, जो भारतीय उम्मीदों को कुचलने के लिए बनाए गए थे। और फिर आया इल्बर्ट बिल। ऊपर से देखने पर तो ये एक सीधी सादी बात थी कि भारतीय जज भी अब अंग्रेजों से जुड़े मुकदमों की सुनवाई कर सकेंगे। ये बराबरी की तरफ एक छोटा सा कदम था, लेकिन इसने एक भयंकर बवाल खड़ा कर दिया। भारत में रहने वाले अंग्रेजों ने इतना जबरदस्त विरोध किया कि सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। संदेश साफ और डरावना था। इंसाफ का तराजू नस्ली भेदभाव की वजह से झुका हुआ था, और भारतीयों को ये एहसास हो गया कि अगर उन्हें अपने हक के लिए लड़ना है तो उन्हें एकजुट होकर लड़ना होगा। तो बस मंच तैयार था। अब एक अकेले ताकतवर राष्ट्रीय संगठन की जरूरत पर कोई सवाल नहीं कर सकता था। सालों की मेहनत और इस बढ़ते हुए असंतोष के बीच आखिरी कड़ियां भी जुड़ गईं। एक रिटायर्ड अंग्रेज सिविल सर्वेंट A.O. ह्यूम ने संगठन बनाने में मदद की, और आखिरकार दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ। सिर्फ 72 लोग। ये संख्या शायद छोटी लगे, लेकिन ये पूरे भारत की विविधता का प्रतीक थी। वकील, पत्रकार, शिक्षक देश के कोने कोने से एक साझा मकसद के लिए बॉम्बे में इकट्ठा हुए थे। इसके पहले अध्यक्ष W.C. बनर्जी ने एक बहुत सधा हुआ रुख अपनाया। उन्होंने ब्रिटिश न्याय के प्रति वफादारी भी जताई, लेकिन साथ ही भारतीयों के लिए ज्यादा अधिकारों और हिस्सेदारी की मांग भी की। ये एक बहुत नाजुक संतुलन था, बिना बगावत का बिगुल बजाए सुधारों के लिए आवाज उठाना। लेकिन कांग्रेस के जन्म की कहानी इतनी सीधी भी नहीं है जितनी लगती है। एक बहुत पेचीदा सवाल आज भी मौजूद है,
क्या ये सच में एक भारतीय पहल थी या इसके पीछे किसी और का हाथ था? एक थ्योरी है सेफ्टी वॉल्व की। इसका मानना है कि अंग्रेजों ने कांग्रेस को एक प्रेशर कुकर पर लगे वॉल्व की तरह बनाया था, ताकि भारतीय गुस्से की भाप बिना कोई नुकसान पहुंचाए निकलती रहे और एक और बड़े विद्रोह का खतरा टल जाए। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। शायद भारतीय नेता उतने भी भोले नहीं थे। ये थ्योरी कहती है कि उन्होंने एओ ह्यूम, जो एक अंग्रेज थे, को एक लाइटनिंग कंडक्टर की तरह इस्तेमाल किया। मतलब एक अंग्रेज चेहरे को आगे रखकर वो ब्रिटिश सरकार के शक और गुस्से के सीधे वार से बच सकते थे। इससे उनके नए आंदोलन को मजबूत होने का वक्त मिल गया। और इस आंदोलन का नजरिया सिर्फ राजनीति तक ही सीमित नहीं था। जब 1890 में भारत की पहली महिला ग्रेजुएट्स में से एक कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस को संबोधित किया, तो ये एक बहुत शक्तिशाली बयान था। ये इस बात का संकेत था कि नए भारत के निर्माण में सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं, बल्कि सबके लिए जगह होगी। तो सवाल वहीं आकर रुकता है, क्या कांग्रेस अंग्रेजों की एक चाल थी या भारतीयों की अपनी सोच का नतीजा? शायद सच, जैसा कि अक्सर होता है, कहीं बीच में है। ये भारतीय आकांक्षाओं और औपनिवेशिक रणनीति का एक अनोखा संगम था। एक ऐसा जटिल जन्म जिसने इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदल दिया और एक राष्ट्र को अपनी आवाज खोजने में मदद की।